पुर में साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक चचेरे भाई ने अपने ई मित्र संचालक भाई के खाते में संदिग्ध रकम जमा कराई। इतना ही नहीं, रकम को निकलवा भी लिया, लेकिन इस दौरान ई मित्र संचालक, उसकी मां और दोस्त के खाते को फ्रीज कर दिया गया। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस और साइबर थाने में केस दर्ज करवाया। साइबर ठगी का चौंकाने वाला मामला, ई मित्र संचालक के खाते का दुरुपयोग, खाते में जमा कराई गई संदिग्ध मनी। डूंगरपुर में ई मित्र संचालक अनिल कलाल साइबर ठगी का शिकार हुए और उन्हें शिकार बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका चचेरा भाई भावेश कलाल था, जिसने अपने दोस्त प्रदीप और कुलदीप के साथ मिलकर अपने भाई अनिल को ठगी का शिकार बनाया। पीड़ित अनिल की माने तो 5 जनवरी को उसके भाई भावेश ने अपना और उसकी पत्नी के खाता बंद होने का हवाला देते हुए उसका अकाउंट का QR कोड मांगा था। भावेश ने कहीं से पैसे आने की बात कही। 2 दिन बाद अलग अलग खाते से 11 लाख रुपए अनिल के अकाउंट में जमा भी हुए, जिनमें से करीब 8 लाख रुपए निकाल कर अनिल ने भावेश के दोस्त कुलदीप को दे दिए। लेकिन अगले दिन अनिल जब बाकी रकम निकालने गया तो उसे पता चला कि उसके खाते को फ्रीज कर दिया गया है। मेरे अंकल का लड़का कुवैत रिटर्न है, मेरे पास आया 5 तारीख को कि भैया मेरा खाता, मेरा और मेरा वाइफ का खाता फ्रीज है, तो मेरे कुछ पैसे आने वाले हैं, तो आप मेरा एक दोस्त लेने के लिए आएगा, उसके साथ भेज देना। तो 8 तारीख को मेरे खाते में पेमेंट आया। पेमेंट आने के बाद मेरे पास एक ही चेक था, तो मेरे चेक से मैंने निकाला और बाकी का पेमेंट मेरे दोस्त और मेरे मदर के खाते से मैंने निकाला। जब पेमेंट कुलदीप कलाल करके जोतरी का था, वो मेरे पास पैसे लेने आया, तो मैंने उसको पैसे दे दिए और बाकी जो बचा था मैंने उसको कहा तो सुबह ले जाना। जब वो सुबह भावेश खुद पैसे लेने मेरे पास आया तो मैं बैंक गया, तो बैंक में जाने के बाद मेरे को पता चला कि ये तो साइबर फ्रॉड हुआ मेरे साथ, जो कि कोई बाहर का पैसा था, किसी और का पैसा था और मेरे खाते में ट्रांसफर करके इन लोगों ने मेरे साथ धोखाधड़ी की है। जब मैंने भावेश को ये बात बताई तो उसने कहा ठीक है मैं पता करता हूँ, यूँ बोल के उस दिन से वो गायब हो गया। ई मित्र संचालक अनिल कलाल को अगले दिन बैंक जाने के बाद पता चला कि उसके खाते में जमा कराई गई रकम साइबर ठगी की गई थी, जिसके चलते उसके साथ साथ उसकी मां और दोस्त का खाता भी फ्रीज कर दिया गया, क्योंकि अनिल ने उसके खाते से जमा किए 11 लाख रुपए में से कुछ रकम अपनी मां और दोस्त के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कर निकाले थे। पूछताछ करने पर चचेरे भाई भावेश ने आनाकानी की। इतना ही नहीं, कुलदीप और प्रदीप ने भी इस बाबत कोई जानकारी नहीं दी। जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिसके बाद पीड़ित अनिल कलाल ने साइबर थाने में शिकायत दी। वो भावेश और उसके साथ कुलदीप और प्रदीप भी शामिल है, तो वो कोई संतुष्ट पर जवाब नहीं दिया। इस पर अनिल कुमार ने वो 11 लाख रुपए अपने खाते से निकलवा के इनको भावेश को दे दिए थे। इस पर अनिल कुमार ने साइबर थाने पे प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया है और अनुसंधान किया जा रहा है और भावेश, कुलदीप और प्रदीप की तलाश की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं इस बीच भावेश, प्रदीप और कुलदीप तीनों फरार हैं, जिनकी तलाश तेज हो गई है। डूंगरपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयेश पंवर की रिपोर्ट। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस को राम के नाम से ही चिढ़ है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य नदी जोड़ो परियोजना में राजस्थान के शब्द से रा और मध्य प्रदेश के शब्द से मैं लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान की 40% जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। रावत ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा एक झूठ का ढोल है और उसे कोई भी बजा जाता है। डोटासरा ऐसे झूठ के ढोल से अपनी भद पिटवा रहे हैं। उनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि पिछले कार्यकाल में उनकी अतिवादी मानसिकता की वजह से आज कांग्रेस की दुर्दशा हुई है और उपचुनाव में भी जनता ने करारी चोट दी है। वहीं यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि रामजल सेतु योजना का नाम रहेगा तो काम ईमानदारी और तय समय पर होगा। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा दिए गए बयान की मैं निंदा करता हूं। कांग्रेस को राम के सबसे चिढ़ है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य नदी जोड़ो परियोजना में राजस्थान के सबसे रा और मध्य प्रदेश के सबसे मैं लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा राजस्थान की 40% जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा एक झूठ का ढोल है
उसे कोई भी बजा जाता है। डोडासरा ऐसे झूठ के ढोल से अपनी बद पिटवा रहे हैं। इन्होंने अपने गिरेबां में झांकना चाहिए कि पिछले कार्यकाल में उनकी अतिवादी मानसिकता की वजह से ही आज कांग्रेस की दुर्दशा हुई। प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप से दोनों राज्यों को एक जगह बिठाकर समझौता करवाया और अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसका शिलान्यास भी करके गए। अब शिलान्यास के समय तो कोई बात थी नहीं, निश्चित रूप से नामांकन तो होगा ही होगा। तो चाहे राम जल सेतु बने, कोई बुराई नहीं है उसमें, बहुत अच्छी बात है। राम जल सेतु होगा तो कम से कम कार्य ईमानदारी से बहुत तेजी के साथ होगा। अच्छे लोगों को लगाएंगे, परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस कमेटी के सचिव और राजस्थान सह प्रभारी ऋतिक मकवाना गुरुवार को बाड़मेर जिले के दौरे पर रहे। यहां पहुंचने पर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद सफेद आंकड़ा महाबार में सह प्रभारी ऋतिक मकवाना की मौजूदगी में जिला कांग्रेस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान राजस्थान सह प्रभारी मकवाना ने आगामी स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनाव की तैयारियों पर जोर देते हुए बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया है। राजस्थान में बाड़मेर संभाग का प्रभार हमें सौंपा गया है। इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत हो, संगठन कैसे बूथ स्तर पर काम करे, अच्छे से कैसे काम करे, ये बातें आने वाले समय में तय करेंगे। बूथ तक सब मिलके प्रवास करेंगे और आने वाले चुनाव में कांग्रेस अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करे, इसके लिए सब मिलकर मेहनत। कोटा संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में महिला कर्मचारियों से असमत की डिमांड का आरोप लगा है। मैंने बोला, मैंने कि कब आएंगे वो, तो ये भैया ये क्या नाम है, कस्तूरी अंकल जी इधर खड़े थे, तो इन्होंने मेरे से बोले कि इनको कुछ कर दे, लगा देंगे तेरी ड्यूटी। किसने बोला? महेंद्र अंकल जी ने बोला। ये आरोप उस परिसर में लगाए गए हैं जहां लोग सेहत की दवा लेने पहुंचते हैं। मामला कोटा संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल MBS का है। यहां 2 महिला सुरक्षा कर्मियों ने ठेकेदार समेत दूसरे लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फिर विश्वास क्यों नहीं कर रहे? अगर बोली तो खेतों से बोले तो मैं कुछ तो नहीं बोल रही ना। बोला इन्होंने मजाक में बोले, फिर हर बात को मजाक में बोलते हैं क्या? क्या बोला? अभी अधीक सिंह जी से मिल के आए हो आप? क्या नहीं मिल तो रही हूँ, फिर भी बोल रहे कि विश्वास है, यानी हम तो लगे 2 महीने विश्वास में। फिर इनको कितनी बजे की बात है, कब की बात है? 12:30-1 बजे की बात है। कल की बात है, कल की है। तब जब बोलते, जब टाइम देखते गए, एक बार जब टाइम का याद रहता है बोलते जो हमने तो मजाक भी मान ली। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ लगे हुए? मेरे को 2 महीने हो जाएंगे, 1 तारीख को या 4 तारीख को। हटा दिया क्या आपको यहाँ से? हटा दिया था यहाँ से। ड्यूटी लगाने के एवज में असमत की डिमांड के आरोप के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया है। अस्पताल अधीक्षक धर्मराज मीणा तक शिकायत पहुंची, जिस पर अधीक्षक ने तुरंत एक्शन लिया। मौके पर ठेकेदार और पीड़ित महिलाओं को बुलाया। उचित कार्रवाई लगे ना, आप उचित कार्रवाई करो। आप किसी महिला गार्ड ने जो हमारे संवेदक है, जो ठेकेदार है, उनको लिए कि ये इनका जो दूसरा कर्मचारी से उससे बात की होगी और उसने कहा होगा कि आप है ना हमारे जो ठेकेदार है उनसे मिलिए, तो वो लगवा सकते हैं आपको, मैं कुछ नहीं कर सकता। बस ये आरोप है। अस्पताल अधीक्षक ने मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है। वहीं ठेकेदार का कहना था कि महिला गार्ड मोबाइल पर बातें करती है, इस पर उन्हें नौकरी से निकाला है, जिसके लिए वो ब्लैकमेल कर रही है। जांच का चाहे जो नतीजा निकले, लेकिन ठेकेदार पर शर्मनाक आरोप ने सुनने वालों को हैरान कर दिया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने महाराष्ट्र सरकार के साथ एक बड़ा करार किया है। इस करार के तहत रिलायंस इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र में अलग अलग सेक्टर में 3,05,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस करार से 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस समझौते के बीच अनंत अंबानी ने विकसित भारत के निर्माण में परिवर्तनकारी प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की, जिसके लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के विकास को बढ़ावा देने वाले इस ऐतिहासिक निवेश के लिए अनंत अंबानी को धन्यवाद दिया। Honorable Chief Minister Shri Devendra Fadnavis ji and all the senior leaders from the government of Maharashtra. Namaskar, Jai Hind. It is an extreme honor and a moment of pride for me and for RIL as we embark on this remarkable MOU
with the government of Maharashtra. RIL has always been deeply committed to the idea of New India under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi ji. As the largest business group in India, we are spread across the country, furthering our commitment to build a great nation. In this regard, our 3,05,000 crore MOU spread across new energy, retail, hospitality, green power, high-tech manufacturing is the step in that direction. We are inspired by the phenomenal leadership of Shri Devendra Fadnavis ji, whom I have known personally for over 10 years. His vision to make Maharashtra the gateway to India's $5 trillion goal is remarkable, and his pursuit of turning Maharashtra into the first $1 trillion economy is practical and doable in the next few years. I was part of Maharashtra's Economic Advisory Council, and I was impressed by the planning process that the government undertook to work towards achieving this target. Here is my company's commitment in that direction. I speak on behalf of our Honorable Chairman, Shri Mukesh Bhai Ambani, and the entire RIL group. We are with Maharashtra on this pursuit. यहाँ डावोस में रिलायंस इंडस्ट्री ने महाराष्ट्र सरकार के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री महाराष्ट्र में 3,05,000 करोड़ का निवेश करने जा रही है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में यह निवेश होगा, जिसमें पेट्रोकेमिकल्स, पॉलिएस्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, बायो एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट, रिटेल, डेटा सेंटर्स, टेलीकम्युनिकेशन, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट, ऐसे वैरिड क्षेत्रों में ये इन्वेस्टमेंट होने वाली है। विशेष रूप से इसमें से एक बड़ी इन्वेस्टमेंट ये चूंकि सेवा क्षेत्र में जा रही है, तो इसके कारण बहुत बड़े पैमाने पर इससे नौकरियों का सृजन होगा, जॉब्स का क्रिएशन होगा, और करीब करीब 3 लाख जॉब्स का क्रिएशन ये इन्वेस्टमेंट करेगी, ऐसा एक प्राथमिक अनुमान है। मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, विशेष रूप से हमारे साथ जिन्होंने इस एमओयू को साइन किया है, ऐसे श्री अनंत अंबानी जी, इनका भी बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जोतली बहरोड के निमराना में एक स्कूल में टॉयलेट की दीवार गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा घायल हो गया। दोनों स्टूडेंट टॉयलेट के पास खेल रहे थे। हादसा शाम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुआ। दोनों बच्चे यूपी के निवासी हैं। कार्तिक का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। जानकारी में सामने आया कि स्कूल की बिल्डिंग के बाहरी हिस्से में प्लास्टर नहीं किया गया था। टिन शेड में कक्षाओं का संचालन चल रहा था। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। आपने इंसानों को ब्लड डोनेट करते हुए तो कई बार देखा होगा और सुना भी होगा, लेकिन अलवर में डॉग भी ब्लड डोनेट करते हैं। इतना ही नहीं, अभी तक डॉग ब्लड डोनेट करके कई स्ट्रीट और पालतू डॉग्स की जान बचा चुके हैं। ब्लड देने का यह सिलसिला अब भी लगातार जारी है। 85+ डॉग्स हैं सर यहाँ पे। जैसे कोई भी कॉल करता है या फिर कहीं भी एक्सीडेंटल केस होते हैं, उनको हम रेस्क्यू करके लाते हैं, फिर उनका यहाँ पे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से उनको ट्रीटमेंट करते हैं, उनको खाना वगैरह टाइम से टाइम देते हैं। अलवर के कुछ स्ट्रीट डॉग अन्य डॉग के लिए जीवन दाता बन रहे हैं। सबसे बड़े पशु चिकित्सालय परिसर में युवाओं की एक संस्था की तरफ से एक सेंटर चलाया जाता है। इसमें घायल डॉग, बंदर, कबूतर सहित अन्य जीव जंतुओं का इलाज किया जाता है। एक्सीडेंटल आते हैं और जो मतलब यानी कि स्ट्रीट होते हैं डॉग, वो आते हैं इस तरह के यहाँ पर। डेली कितने आ जाते होंगे? डेली आ जाते हैं कम से कम 8-10 तो आ ही जाते हैं। संस्था के दिवाकर ने कहा कि कई साल से वो इस काम को कर रहे हैं। इसी बीच हादसों के दौरान कुछ डॉग को ब्लड की कमी हुई। इस पर उन्होंने स्वस्थ डॉग का ब्लड जब उनको चढ़ाया तो घायल डॉग की हालत में सुधार हुआ और धीरे धीरे वो ब्लड डोनेट करने लगे। आज कई बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं और उसके बाद भी वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। सेवा दे रहे हैं वो वर्तमान में हॉस्पिटल परिसर में ही दे रहे हैं। हमसे बस केवल 10 कदम की दूरी पर पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। वहाँ पर लगभग 5 से 7 डॉक्टरों की ड्यूटी रहती है। तो हम ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में ही करवाते हैं और हॉस्पिटल में ही सोनोग्राफी वगैरह वो सारी चीज़ें हॉस्पिटल में ही करवाते हैं।
और उसके बाद में ट्रीटमेंट पेशेंट आने के बाद डॉक्टर से डिस्कस करके फिर उसके बाद में उसको फॉलो अप करते रहते हैं। अक्सर सड़क हादसों में डॉग घायल हो जाते हैं। ऐसे में कई बार खून की कमी के कारण डॉग्स की मौत भी हो जाती है। अलवर में इस समस्या से निपटने के लिए पशु चिकित्सालय में यह अनोखा तरीका निकाला गया है, जिसमें घायल डॉग्स की जान बचाई जा रही है। रोड के निमराना में एक स्कूल के टॉयलेट की दीवार गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा घायल हो गया। दोनों स्टूडेंट टॉयलेट के पास खेल रहे थे। हादसा शाम शनिवार सेकेंडरी स्कूल में हुआ था। स्कूल की दीवार गिर जाने से ये बच्चा दब गया था, उससे इसकी मृत्यु हो गई। इसका बच्चे का नाम अविनाश अवस्थी है और पिता का नाम अरविंद अवस्थी है। बेसिकली ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अभी ये विजयबाग में रह रहे हैं। ये श्री श्याम सीनियर सेकेंडरी स्कूल निमराना का मामला जो अभी मेरे संज्ञान में आया, तो इसमें कोई यूकेजी का बच्चा बताया जा रहा है, जिसकी बाथरूम की साइड में जो सपोर्ट के लिए जो दीवार होती है, वो गिरने से बच्चे खेल रहे थे। किसी बच्चे ने कहा जा रहा है धक्का शायद दिया है, तो गिरने से जो दीवार, यद्यपि मौके पे गए थे पर वो मौके पे चूँकि स्कूल अभी बंद था, तो जो दीवार है ये शायद कच्ची थी या मतलब इसके प्लास्टर नहीं था। ये दीवार गिरने से बच्चे की मौत का मामला। पति पत्नी के रिश्ते की नींव प्यार और भरोसे पर टिकी होती है, लेकिन जब ये दोनों खत्म हो जाते हैं तो फिर वैसा ही होता है जैसा कोटा में हुआ, जहां एक पति ने इंतकाम लेने के लिए अपनी पत्नी के फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए उसे नौकरी से निलंबित करवा दिया। न्यूज़ 18 राजस्थान ने आरोपी पत्नी से भी उसका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन उसने फोन पर बात नहीं की। पत्नी के सिर चढ़कर बोली कामयाबी, इंतकाम पर उतरा दिल जला पति। पति की शिकायत पर सपना सस्पेंड। धोखा प्रेमिका से मिले या फिर पत्नी से, चंद लोग ही ऐसे होते हैं जो बदले की भावना नहीं रखते। लेकिन कोटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना दर्द बयां करने वाले इस पति के साथ ऐसा नहीं है। पत्नी के धोखे से खफा मनीष मीणा ने शिकायतें करके सपना को सस्पेंड करवा दिया, लेकिन पति मनीष के दिल की टीस अभी खत्म नहीं हुई। वो चाहता है कि धोखेबाज पत्नी को बर्खास्त किया जाए। ये मामला भी विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा इस पीड़ित पति की फरियाद सुनिए। राजेंद्र एच.एस. मीणा के खिलाफ तो इन पे एक्शन लिया जाए, और जो मैंने सबूत दे रखा है तो इनको जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। यदि ये प्रूफ भी हो गया, सब कुछ प्रूफ होने के बावजूद भी इसको सस्पेंड करने का, जैसे राघवेंद्र जी ने मेरे को बताया था कि सपना की और इनकी जांच पूरी हो चुकी है, उसके बावजूद भी रेलवे ने इनको अभी तक ड्यूटी पे ले रखा है। दरअसल पीड़ित मनीष मीणा अपनी पत्नी पर मुख्य रूप से 2 आरोप लगा रहे हैं। उनका पहला आरोप है कि पत्नी ने डमी कैंडिडेट बिठाकर रेलवे में नौकरी हासिल की। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन दर्द उस वक्त बढ़ गया जब पत्नी ने नौकरी हासिल करते ही पति मनीष मीणा को छोड़ दिया। मनीष का आरोप है कि पत्नी सपना की नौकरी के लिए उसने जमीन पर 15 लाख रुपए का कर्ज लिया, लेकिन अब पत्नी उसके साथ रहने को तैयार नहीं है। पत्नी के धोखे से तिलमिलाया पति इंतकाम की राह पर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो पूरी कहानी बता रहा है कि कैसे सपना ने साल 2013 में आरआरबी बोर्ड अजमेर से निकली भर्ती में ऑनलाइन आवेदन किया। आवेदन करते वक्त कैसे फोटो, साइन और फिंगर मिक्सिंग की, और साल 2023 में आयोजित परीक्षा में सपना मीणा ने कैसे रेलवे में कर्मचारी अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर 15 लाख रुपए में दूसरी लड़की को डमी कैंडिडेट बिठाकर परीक्षा वेरिफिकेशन और मेडिकल करवाया। वर्तमान में आरोपी पत्नी सपना मीणा तो